जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे अपोहा तंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम की, और जानेंगे अपोहा तंत्र क्या होता है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, इसके कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं। ये सब आज हम जानेंगे। और इसके साथ ही हम भारत के अपोहा तंत्र की बात कर लेंगे, जिनमें हम बात करेंगे सिंधु अपोहा तंत्र की, गंगा अपोहा तंत्र की और ब्रह्मपुत्र। इसके साथ ही इनकी सहायक नदियों की भी बात कर लेंगे। और उसके बाद हम इस इन पर चल रही परियोजनाओं की बात करेंगे और इसके महत्व के बारे में समझ लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ये जान लेते हैं। अपवाह तंत्र को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि तंत्र क्या होता है। तंत्र का मतलब होता है जो अकेला ना हो। अकेला ना हो का मतलब जो साथ लेकर चलता हो, उसे तंत्र कहते हैं। मतलब जो सभी के साथ जुड़ा हुआ हो उसे तंत्र कहते हैं। तो समझ लेते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है जो चारों तरफ के पानी को लेकर अपने साथ चले, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आता है वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड एक ये अपवाह तंत्र ही होता है, लेकिन ये अपवाह तंत्र की अपेक्षा ये छोटा भाग होता है। और अब इसमें क्या होता है कि इसमें स्थल भाग को भी शामिल कर लिया जाता है वाटर शेड में। लेकिन अपवाह तंत्र जो होता है वो एक प्राकृतिक व्यवस्था इसको कहते हैं। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत संदर्भित किया जाता है इसको। अब इसकी परिभाषा, भौगोलिक परिभाषा देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र दरअसल होता क्या है। किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र की तुलना में वाटर शेड छोटा होता है तथा इसमें स्थल भाग भी जोड़ दिया जाता है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें पूर्ववर्ती, अनुवर्ती तथा अध्यारोपित। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जिन नदियों का विकास ढाल से पहले हो गया हो, उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ इनके इसके अंतर्गत रखा जाता है। जिनमें नदियाँ ढाल से पहले इनका विकास हो चुका है, तब अब मान लो ढाल का इनका विकास ढाल से पहले हो गया हो, तो ये ढालों का अनुसरण नहीं करेगी। लेकिन अनुवर्ती क्या होता है, ये इनमें क्या है कि ढाल का विकास पहले हो चुका है नदियों से पहले, तो ये नदियाँ वो ढाल अपने ढाल का अनुसरण करती है बहने के लिए। तो यहाँ पर जान लेते हैं जिन नदियों का विकास ढाल के विकास से पहले हुआ है, ये ढालों का अनुसरण वो नहीं करती है। इनमें कौन कौन सी नदियाँ आ जाती? इनमें वो ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र की नदियाँ आ जाती है, जैसे सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इस तरह की। ये ढालों का अनुसरण नहीं करती है। और अनुवर्ती नदियाँ इनका विकास ढाल के बाद में हुआ है। इनमें आ जाती प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे कृष्णा हो गई, कावेरी। यहाँ पर एक शब्द आता है अध्यारोपित। ये क्या होता है? अध्यारोपित का मतलब होता है कि मान लो कितना भी हिला लो डुला लो, लेकिन वो क्या होता है कि कितना भी चाहे परिवर्तन उसमें कर दो, वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है नदियाँ। ये होती है अध्यारोपित होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ये भौगोलिक क्षेत्र है, तो क्या होता है किसी कारण मान लो ये ऊपर उठ गया और कोई नदी यहाँ से बह रही है, तो क्या होगा? ऊपर उठ जाने पर ये इस नदी को बहने के लिए अपर्दन करना पड़ेगा, वापस अपनी मूल अवस्था में इसे आना होगा बहने के लिए। ये होती है अध्यारोपित। आप यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं इसको। जब नदियाँ अपने रास्ते में हुए उत्थान, उत्थान का मतलब ऊपर उठना, एवं अवसाद द्वारा बीची परत का अपर्दन करके वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती है, उसे अध्यारोपित नदियाँ के इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इसमें हो जाती है सुवर्णरेखा, सोन, दामोदर, बनास तथा चंबल, ये इस तरह की नदियाँ होती हैं। और यहाँ पर एक शब्द आता है प्रवर्ती नदी। ये प्रवर्ती नदियाँ किसे कहते हैं? नदी मान लो कोई नदी ये है, इसे हम यमुना मान लेते हैं। ये अच्छा उदाहरण है यमुना। अब कोई नदी है, इनमें इसकी सहायक नदियाँ इस तरह से मिलती है समकोण पर, तो उसे कहते हैं प्रवर्ती नदियाँ। जैसे यमुना में ये चंबल है, केन है, बेतवा, इस तरह के उदाहरण हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपवाह तंत्र के प्रतिरूप देख लेते हैं। प्रतिरूप का मतलब नदियाँ कौन सी ज्यामिति का निर्माण करती है, ऊपर से देखने के बाद कौन सी ज्यामिति में दिखाई देती है, ये हो जाता प्रतिरूप। इसमें वृक्षाकार, वृक्षाकार मतलब
ये कोई नदी है, ये वृक्ष का आकार का जो है ज्यामितीय पैटर्न बना देती है। इसमें हो जाती है गंगा, गोदावरी, ये वृक्षाकार जो है आकार बनाती है। और अगला हो जाता है जालीदार, ये अपनति तथा अभिनति जो है इसके कारण होता है। जैसे छोटा नागपुर की नदियाँ हो गई और दामोदर नदी तथा उसकी जो है सहायक नदियाँ हो जाती है। ये इस तरह का जो है डायग्राम बनाती है, ज्यामितीय स्वरूप बनाती है। और एक हो जाता आयताकार, जो कि महानदी इसका उदाहरण है एवं उसकी सहायक नदियाँ। और अरीय प्रतिरूप क्या होता है, मान लो ये कोई स्थान है, अब यहाँ से जो है चारों तरफ ये नदियाँ निकलती है, यहाँ से इनका उद्गम होता है, इसे कहते हैं अरीय प्रतिरूप। जैसे अमरकंटक इसका बहुत अच्छा उदाहरण हो जाता है। एक होता है वलयकार, जहाँ पर क्या होता है कि मान लो ये नदी है और ये इसके चारों तरफ बहने लग जाती है, नीलगिरी की, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों में ऐसा होता है। एक होता है अभिकेंद्रीय, इसमें जो है मालवा का पठार आ जाता है। और एक होता है समानांतर, जो मान लो नदियाँ इस तरह से जो है अपने समांतर चलती हो, जैसे कि पश्चिम घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इस तरह के जो है ज्यामितीय स्वरूप बनाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो नदी का प्रवाह है वो किन बातों पर जो है निर्धारित होता है, या किन किन पर जो है ये निर्धारित होता है नदी का प्रवाह। इसमें आ जाता है सबसे पहला ढाल, सतह, संरचना और आधार तल। आधार तल क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि आधार तल की बात करें, मान लो ये कोई जो है भौगोलिक क्षेत्र, ये स्थल भाग है और यहाँ पर आ जाता है समुद्र। और यहाँ से कोई मान लो नदी बह रही है, तो ये नदी बह रही मान लो समुद्र में गिरेगी, तो नदी जो है ये इस समुद्र के पानी तक ही अपर्दन कर सकती है, इसे कहते हैं आधार तल। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था। अब यहाँ पर जो है इसकी स्थिति देख लेते हैं सिंधु नदी की। सबसे पहले ये जो इसका उद्गम क्षेत्र है, यहाँ पर बोकरचू जो है एक ग्लेशियर है तिब्बत की तरफ, तो यहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले इसमें जो है जास्कर और सुयोक नदी मिल जाती है। उसके बाद जो इसमें गिलगिट, जन यहाँ पर गिलगिल लिखा हुआ है, ये गिलगिट नदी है, ये मिल जाती है। और यहीं पर क्या होता है कि अपनी स्वात घाटी जो है स्थित है, और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है स्वात घाटी, तो इसकी लोकेशन याद रखना। और इसके पास जो है काबुल है स्थित है, और यहीं पर जो है अटक है। इसके बाद जो है नदी इस दिशा में जो है चलती है, तो यहाँ पर जो है गोमाल स्थित है, और यहीं पर जो है पांच नदियों का जो है ये आ जाती है इधर से। इसमें हो जाती है, जैसे यहाँ पर एक नदी है किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी जो है वो झेलम में मिल जाती है। झेलम के बाद यहाँ पर चिनाब नदी आ जाती है, फिर रावी आ जाती है, फिर व्यास आती है, और फिर सतलज। ये 5 नदियाँ इसमें मिल जाती है। अब यहाँ पर जो है इनके बीच के जो है मैदान, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनके बीच के मैदान को क्या कहा जाता है। जैसे ये अपनी नदी है सिंधु नदी, मुख्य नदी सिंधु नदी है, और ये है झेलम। और तो सिंधु और झेलम के जो बीच में बनने वाला मैदान है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिंध सागर या थल मैदान। थल जो है इसे मैदान कहते हैं। और यहाँ पर झेलम और चिनाब के बीच में एक मैदान का निर्माण होता है, तो उसे छज मैदान कहते हैं। सॉरी, छज मैदान नहीं, इसे दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच के इसे मैदान कहते हैं। और चिनाब और रावी के बीच में जो है रचना दोआब का निर्माण हो जाता है। और रावी और व्यास के बीच में जो है बारिका में यो दोआब बन जाता है। इस तरह से जो है ये दोआब का निर्माण करती है, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। और जो सिंधु नदी है उसमें जो है ये झेलम कहाँ पर मिलती है, इससे मितानकोट के पास मिल जाती है। मितानकोट इससे जो है इसके आसपास है। और अंत में क्या होता है, जो है ये अरब सागर में गिरती है। मकराना जो है इससे पहला आ जाता है, और इसके पश्चिम में जो है वो कराची स्थित है। ये मैप जो है आप ध्यान रख लेना। अब बढ़ते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे झेलम नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्रोत है वो बेरीनाग या शेषनाग, जो भी ऑप्शन में हो वो देख लेना, बेरीनाग या शेषनाग है। और ये जब यहाँ से आती है तो इसके बीच में जो है वो कश्मीर घाटी पड़ती है, जहाँ पर एक जगह है पंपोर, ये केसर उत्पादन के लिए फेमस है।
केसर का उत्पादन जो है वो करेवा मिट्टी में होता है, और करेवा मिट्टी जो है वो इमानी के निक्षेप से जो है निर्मित होती है। चिनाब की बात करें तो चिनाब जो है, चिनाब से पहले जो है ये जो है चिनाब नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में इसका नाम चिनाब पड़ जाता है। इससे पहले जो है सरू में चंद्रा और भागा दो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। तो ये भारत में प्रवेश करते ही जो है चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश में जो है बारालाचा दर्रे से होकर गुजरती है। रावी की बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के निकट से जो है निकलती है। रोहतांग दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई ये जो रावी नदी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई बहती है, और इसलिए इसका जो है सामरिक महत्व ज़्यादा हो जाता है। अब अगली नदी जो है वो व्यास आ जाती है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये व्यास कुंड या रोहतांग दर्रे के पास से जो है निकलती है और सतलज में मिल जाती है। और अरीके जो है बांध पंजाब इसी पर जो है स्थित है। एक शब्द आता है कमान क्षेत्र। तो नहर से जो सिंचित क्षेत्र होता है उसे कमान क्षेत्र कहते हैं। सतलज नदी तो ये राक्षस ताल से, यहाँ जिसे राक्षस ताल जो है कहते हैं, मानसरोवर झील के पास है, वहाँ से निकलती है। तो सतलज देख लेते हैं, जिसे ये व्यास नदी है और यहीं पर जो है हरिके बैराज बांध स्थित है। और इंदिरा गांधी जो नहर है वो हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। अब यहाँ पर आ जाता है यहीं पर भाखड़ा नागल बांध। यहाँ पर भाखड़ा नागल दो बांध होते हैं, जिसमें कि एक भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में तथा नागल जो है वो पंजाब में स्थित है। और यहीं पर जो है वो इससे अब इन बांधों से क्या हुआ कि एक झील का निर्माण हो गया, जो कि गोविंद सागर झील होती है, झील है। और ये मानव निर्मित सबसे बड़ी जो है अब तक झील है। अब इसके बाद में जो है हम गंगा नदी तंत्र के इसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। यहाँ पर गंगा नदी देख लेते हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन सी नदी है। अलकनंदा है, धौली गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडार है, इस तरह से। और इनके पास जो है कुछ प्रयाग बनते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। इनकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। इधर से एक आती है मंदाकिनी भीलगंगा, इस तरह से। और भागीरथी इसमें मिल जाती है। और भागीरथी पर जो है वो ठेरी बांध है। ये गंगा जो है वो अब यहाँ पर देख लेते हैं। इसके आगे आप इसे जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो इसके आगे जो देखते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। इसके आगे देखते हैं, जैसे कि अब इसकी जो है जैसे रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा, गंडक, इस तरह से जो है इसकी महानंदा, ये सहायक नदियां हैं। और नीचे की तरफ देखें तो इसमें हो जाती है यमुना, काली सिंध, बेतवा, केन, इस तरह की, मयूराक्षी, दामोदर, ये नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हो जाती है। आप इन्हें देख लेना। और इन नदियों के बीच में जो है ये मैदान का निर्माण हो गया है। तो यहाँ पर इनका जो है मैदानों का निर्माण हो जाता है। अब बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की और जानेंगे इसकी स्थिति के बारे में। सबसे पहले इसका जो है उद्गम क्षेत्र ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक दर्रा है, चेमयांग डुंग दर्रा, मानसरोवर जो है यहाँ पर इसके मानसरोवर झील के पास। तो इसकी जो है सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इस तरह पहुँच जाती है दिबांग नदी, दिबांग, दियांग, इस तरह की जो है नदियाँ हो जाती है। यहाँ पर एक दियांग नदी है और इसके साथ ही लोहित नदी है। और इधर देखें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, इस तरह की जो है नदियाँ हो जाती है। तीस्ता है और नीचे कपिली, धनश्री जो है ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है। और जो माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित जो है द्वीप है, वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और क्या होता है कि इसमें जो है अंत में पद्मा जो है इसमें मिल जाती है। और बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो इसे जो है जमुना के नाम से जाना जाता है।
और अंत में जो है पद्मा और जमुना मिल जाती है और इसे मेघना नाम से जाना जाता है। तो इसकी ये जो है आप देख लेना। और बाकी और जो अपना समाचारों में कभी कभी रहता है, ये धुबरी और डिब्रूगढ़ भी यहीं पर जो है स्थित है। तो इन्हें देख लेना आप PDF में डाउनलोड करके। अब बात करते हैं अब गोदावरी की। गोदावरी जो है वो त्र्यंबक पठार से जो है नासिक के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, जैसे कि नीचे से हो गई मंजीरा, और ये यहाँ से है दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी। इस तरह की जो है ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हो जाती है। और राजमुंद्री के पास जो है ये डेल्टा का निर्माण कर देती है और बंगाल खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में भीमा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मुनेरू, मूसी, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये छोटी छोटी इतनी जो है नदियाँ हैं। बात करते हैं कावेरी की। तो ये जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में सिमसा है, हेरांगी, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवंती और भवानी। और कावेरी पट्टनम के पास जो है ये अपना जल विसर्जित कर देती है बंगाल खाड़ी में। अब आ जाते हैं महानदी के बारे में। तो ये जो है ये अमरकंटक के पास से जो है निकलती है। इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, जोग, ओज, तेल, ईब, मंद और हसदो, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाती हैं। और एक जो है यहाँ पर नदी है ऋषिकुल्या। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ओलिव रिडली, ये जो टर्टल होते हैं इनके लिए फेमस हैं। और ये क्या होता है कि ये टर्टल जो होते हैं वो समूह में अंडे देते हैं। टर्टल का मतलब हो जाते हैं कछुए। अब यहाँ पर कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ये जल विभाजक के जो है क्षेत्र दे रखे हैं, जैसे अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, ये वृहद जल विभाजक का काम करते हैं। और हिमालय जो है वो जल विभाजक का कार्य नहीं करता है। अब यहाँ पर कुछ ग्लेशियर दिए गए हैं, जैसे कि काराकोरम के ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरी, बाटूरा, लोडोपुंड और चोंगुलुंगमा, इस तरह के जो है दर्रे दिए गए हैं। गढ़वाल या कुमायूं के गंगोत्री है, भागीरथ, पिंडार, इस तरह के जो है दर्रे दिए गए। कंचनजंगा में आ जाता है जेमू, रामबंग, कंचनजंगा, इस तरह के दर्रे। पीर पंजाल में है जैसे सिगरी है, चुंगपुर है, इस तरह के दर्रे हो जाते हैं। तो आप बाकी को अच्छे से डिटेल में PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। उसकी टेलीग्राम पर ये आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।